वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी बीईओ और पीसीएस की डीवाई सीरीज की। तो अगर आप पीसीएस या बीईओ की तैयारी कर रहे हैं और प्रॉपर अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करके अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ की डीवाई सीरीज में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं जो पेपर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पर्यावरण से जुड़े हुए प्रमुख आंदोलन। आप अगर प्रैक्टिस सेट उठा के देखोगे या प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो पाओगे कि हर बार पेपर में यहाँ से सवाल आया ही आया है, चाहे आंदोलन से हो या इन्वायरमेंट से जो जुड़े हुए और बेसिक चीज़ें हैं जिनको आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। वहाँ से पेपर में सवाल आता ही आता है, तो अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है, जानना है और प्रयास करिए कि इसके नोट्स बना लो, जो तो बहुत ही बेहतर है। खैर, और तो आपको रिविज़न करने में बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, पहला देखिए, जंगल बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन 1980 के दशक में अविभाजित भारत के सिंहभूमि जिले में प्रारंभ किया गया था। सिंहभूमि जो है झारखंड में पड़ता है। जंगल बचाओ आंदोलन को राजनीतिक लालच का खेल भी कहते हैं, अ ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। ठीक है, याद रखना। जंगल बचाओ आंदोलन, दो ही सवाल बेसिकली पूछे जाते हैं, कहाँ शुरू हुआ और कब शुरू हुआ। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। दूसरा है अप्पीको आंदोलन। अप्पीको आंदोलन कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गले लगाना। उत्तर भारत में चिपको आंदोलन की प्रेरणा से दक्षिण भारत में अप्पीको आंदोलन वर्ष 1983 में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। इसके प्रमुख नेता पांडुरंग हेडगे थे। तो अप्पीको आंदोलन में दो चीज़ें याद रखनी है, बेसिकली तीन चीज़ें। कब शुरू हुआ है? 1983 में। कहाँ शुरू हुआ है? कर्नाटक के क्षेत्र में। और तीसरा इसके नेता है पांडुरंग हेडगे। बस इतना ही याद रखना है, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर है बलियापाल आंदोलन। यह आंदोलन वर्ष 1986 में ओडिशा के उत्तरी भाग में बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित बलियापाल और भोगरा गांवों में सरकार द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण रेंज की स्थापना के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। इसका नाम है बलियापाल आंदोलन, ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ शुरू हुआ था? वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ था 1986 में। आगे देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाई जा रही सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध परियोजना के अनुमानित दुष्परिणामों के विरोध में चलाया गया था। ठीक है, ये जो आंदोलन है मैं आपको बता दूं, आपने एक डैम सुना होगा सरदार सरोवर, उसके विरोध में था ये। इनका कहना ये था, इसमें जो प्रमुख नेता थे, मेधा पाटकर जैसे लोग थे कुछ, इन लोग का कहना यह था कि डैम मत बनाओ, क्योंकि डैम आप बनाओगे तो यहाँ पर बाढ़ आने का खतरा जो है बढ़ जाएगा, भूकंप आएगा तो डैम टूट जाएगा, डैम टूट जाएगा, लोग मारे जाएंगे। मतलब जो चीज़ें भविष्य में होने वाली हैं उनको लेकर के लोगों ने आंदोलन चलाया और उसका परिणाम ये रहा कि ये डैम काफ़ी साल डिले हुआ। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अनुमानित दुष्परिणाम, यानी ऐसे दुष्परिणाम जो अनुमानित है, इनको कुछ पता नहीं है कि होंगे भी कि नहीं होंगे, उनके लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना 1985 में चला है। फिर है टिहरी आंदोलन। यह आंदोलन 1990 के दशक में प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी पर निर्माणाधीन टिहरी बांध के निर्माण को रोकना था। इस आंदोलन के संचालन के लिए स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र दत्त सकलानी ने टिहरी बांध विरोध संघर्ष समिति की स्थापना की। अगला है मैती आंदोलन। उत्तराखंड के चमोली जिले में कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में प्रारंभ यह आंदोलन भारत के विभिन्न क्षेत्रों सहित विश्व स्तर पर भी ख्याति प्राप्त कर चुका है। वर्ष 1994 में कल्याण सिंह रावत ने विवाह में जूता चोरी परंपरा के स्थान पर दूल्हे द्वारा लड़की के मायके में एक पौधा लगाने की परंपरा प्रारंभ की, जो उत्तराखंड में एक व्यापक स्तर पर प्रचलित परंपरा बन चुकी है। इस आंदोलन के इस एक विचार के आंदोलन के रूप में कनाडा, नॉर्वे, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, चीन आदि देशों में ये जो विचार फैला और इस प्रकार की आंदोलन जो है, इस प्रकार की परंपराएं शुरू की गई। बेसिकली
मैती आंदोलन में ये होता था कि जो भी महिला जब विवाह करेगी तो जो उसका पति होगा वो क्या करेगा, वो एक पौधा देगा उसके मायके वालों को, है ना, यानी अपनी ससुराल वालों को, यानी जो जिस घर में वो स्त्री रह रही थी वहां पर वो एक पौधा देगा और वो पौधे को वो लोग ऐसे ही पालेंगे जैसे उन्होंने अपनी बेटी पाली थी, वैसे ही उसका ध्यान रखेंगे। तो बेटी तो उनकी चलेगी ससुराल, तो उस बेटी की जगह पे वो पौधा उन्हें मिलता है और उस पौधे को पालना पोसना उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ, काफी फेमस है, कल्याण सिंह रावत ने चलाया है, ध्यान रखना। आगे देखो, बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन 500 वर्ष पूर्व संत जाम्भोजी द्वारा राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। खेजरली आंदोलन वर्ष 1731 में खेजरली गांव में अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई तथा उनकी तीन पुत्रियों ने पेड़ों को गले लगाकर उसका विरोध किया, परंतु अजीत सिंह ने 363 लोगों को वृक्षों के साथ कटवा दिया। ठीक है, तो ये भी एक इतिहास है भाई, देख लो। चिपको आंदोलन तो खैर बहुत ही फेमस है, 1970 में शुरू हुआ, चमोली जिले में शुरू हुआ और इसको जो चलाने वाले व्यक्ति थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। ये लोग क्या करते थे बेसिकली, ये लोग पौधों को या पेड़ों को जाकर के गले लगा लेते थे, उनसे चिपक जाते थे और कहते थे कि भाई पेड़ को काटने से पहले आप जो है हमें काटिए, है ना। अब इंसानों को तो नहीं काट सकते क्योंकि उस समय राजा नहीं थे, है ना। जैसे ऊपर हमने देखा कि बिश्नोई आंदोलन में तो राजा ने 363 लोगों को ही कटवा डाला, तो इस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वरना ये लोग तो बेचारे आंदोलन कर ही नहीं पाते, है ना। आगे देखो, आगे साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो केरल के पलक्काड़ जिले में है और इसको बचाने के लिए 1973 में शुरू हुआ था साइलेंट वैली आंदोलन। ठीक है, आगे देखते हैं पर्यावरण से जुड़े कुछ प्रमुख पुरस्कार, जैसे राइट लिवलीहुड। राइट लिवलीहुड सोसाइटी लंदन द्वारा पर्यावरण तथा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सराहनीय योगदान करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है और इसमें जो राशि मिलती है वो है $2.8 लाख की राशि वाला यह पुरस्कार 1980 से दिया जा रहा है। फिर है गोल्डमैन पुरस्कार, यह पुरस्कार 1989 से गोल्डमैन फाउंडेशन द्वारा, जो कि अमेरिका की है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला है ग्लोबल 500 पुरस्कार। यह पुरस्कार UNEP द्वारा पर्यावरण रक्षा और सुधार के क्षेत्र में विलक्षण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, ध्यान रखना। गोल्डन 500। गोल्डन पांडा पुरस्कार को वन्य जीवन पर आधारित फिल्म समारोह द्वारा प्रदान किया जाता है। वैनिसिंग जायंट्स नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म वन्य जीवों पर आधारित है, याद रखिएगा। गोल्डन पांडा पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, ये बात पेपर में पूछी जा चुकी है। GD बिरला पुरस्कार। GD बिरला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बिरला फाउंडेशन द्वारा भारतीय संस्कृति व ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं चिकित्सीय देखभाल के लिए प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले संगठन या व्यक्ति को दिया जाता है। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए, एक रजत ट्रॉफी तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 1987 से शुरू हुआ था। महावृक्ष पुरस्कार 1993-94 में राष्ट्रीय वनारोपण तथा पारिस्थितिकी विकास बोर्ड ने शुरू किया था। इस पुरस्कार में 25,000 का एक प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार। अमेरिका के जॉर्ज मैसन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश शुक्ला को अप्रैल 2008 में वाशिंगटन डीसी में 52वां IMO पुरस्कार प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा दिए जाने वाला मौसम विज्ञान से संबंधित यह सर्वोच्च पुरस्कार है। डॉक्टर शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मिंडा गांव में हुआ था, ध्यान रखना। राजीव गांधी वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार। राजीव गांधी वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के लिए देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए, पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सासाकावा पुरस्कार देखिए क्या है।
यूएनईपी द्वारा दिए जाने वाला सासाकाबा पुरस्कार पर्यावरण प्रबंधन तथा संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगदान देने वाले व्यक्ति या संस्था को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 1994 में एम.एस. स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण के प्रति साहस तथा अनुकरणीय योगदान को प्रदर्शित करता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। एशडेन पुरस्कार, इसको भी ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, ध्यान रखना। यह जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन ने ऊर्जा के क्षेत्र में पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु भारत की 3 कंपनियों, कर्नाटक की सेल्को लाइट प्राइवेट लिमिटेड, केरल की बायोटेक कंपनी तथा कर्नाटक की एसकेजी संघ को 2007 के एशडेन पुरस्कार से 21 जून 2007 को सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना। पहला विश्व कृषि पुरस्कार राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 26 अक्टूबर, उपराष्ट्रपति अब तो नहीं है, हट गए, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एम.एस. स्वामीनाथन को पहला विश्व कृषि पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, ध्यान रखना। विश्व कृषि पुरस्कार की शुरुआत भारतीय खाद्य तथा कृषि परिषद ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जादव पायेंग, कुछ प्रमुख पर्यावरणविद हैं, उनको देखते हैं। भारत के वन पुरुष के नाम से जाने जाते हैं ये। जादव पायेंग असम राज्य के हैं। एक पर्यावरणविद के रूप में उनके योगदान में 550 हेक्टेयर लंबे मानव निर्मित वन का सृजन करना शामिल है, तो इन्हें कहा जाता है भारत का वन पुरुष। सलीम अली का नाम तो खैर बहुत फेमस है। इन्हें कहते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया। वह एक प्रकृतिवादी और पक्षी वैज्ञानिक थे। एक पर्यावरण के रूप में उनके योगदान में भारत में पक्षियों का व्यवस्थित सर्वेक्षण उन्होंने कराया। उनकी आत्मकथा फॉल ऑफ अ स्पैरो को व्यापक प्रशंसा मिली और यह उन सभी व्यक्तियों को पढ़नी चाहिए जो खुद को प्रकृतिवादी मानते हैं। राजेंद्र सिंह, इनको कहते हैं भारत का जल पुरुष। ध्यान रखना, ये सीधे सीधे पेपर में आने वाली चीजें हैं। जल पुरुष कौन है, वन पुरुष कौन है, डायरेक्टली है ना, बर्डमैन कौन है, सीधे सीधे आएंगे पेपर में। राजेंद्र सिंह ने कुशल जल प्रबंधन और संचयन के लक्ष्य की दिशा में व्यापक काम किया है। मेधा पाटकर भारत में सबसे प्रसिद्ध पर्यावरणविद में से एक है। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और उसके काम ने भारतीय पर्यावरण प्रक्रियाओं को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंकरी देवी भारत की एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता और पर्यावरणविद हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य में अवैध उत्खनन और खनन के खिलाफ आवाज उठाई। भारतीय पर्यावरण में उनके उल्लेखनीय योगदान ने उन्हें 1999 में स्त्री शक्ति पुरस्कार जीतने और बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए सक्षम बनाया। महेश चंद्र मेहता ने औद्योगिक प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो गंगा और ताजमहल को खराब कर रहा था। 1984 में जब उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की, तब से उन्हें ग्रीन एडवोकेट की उपाधि मिली। इसी के साथ स्नातक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ग्रीन एडवोकेट किसको कहते हैं? महेश चंद्र मेहता को। एम.एस. स्वामीनाथन सबको पता है, हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, उनके काम ने गेहूं की फसलों में उच्च प्रौद्योगिकी आविष्कार का उत्पादन किया, जिससे हरित क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। रविंद्र कुमार सिन्हा की जरा बात करते हैं, ये कौन है? रविंद्र कुमार सिन्हा पद्मश्री से सम्मानित भारतीय जीव विज्ञानी और पर्यावरणविद हैं। वह एक अग्रणी शोधकर्ता और वन्य जीव संरक्षणवादी हैं, जो गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अपने किए गए प्रयासों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसीलिए इन्हें कहते हैं भारत का डॉल्फिन मैन, क्योंकि इन्होंने गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए बहुत सारा काम किया है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ये भारत के पर्यावरणविद और वनस्पति शास्त्री थे। वे भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं, ध्यान रखना, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग एक कृषि वैज्ञानिक थे, अमेरिका के थे, जिन्होंने दुनिया भर में उन पहलों की शुरुआत की जिससे कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, आज जिसको हरित क्रांति हम कहते हैं। देखो ध्यान रखना, विश्व स्तर पर अगर हरित क्रांति के जनक पूछता है तो फिर आप आंसर करिएगा विश्व स्तर पर पूछता है तो आप आंसर करेंगे नॉर्मन ई बोरलॉग, ध्यान रखना। ठीक है, और अगर भारत स्तर पर हरित क्रांति के जनक पूछता है तो फिर आप आंसर करना
इसका MS स्वामीनाथन। तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक है नॉर्मनी बोरलॉग और भारत स्तर पर हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। आगे देखते हैं कैलाश सांखला। कैलाश सांखला एक भारतीय जीव विज्ञानी और संरक्षणवादी थे। सांखला 1973 में भारत में स्थापित संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निदेशक थे, ध्यान रखना, इसलिए इनको क्या कहते हैं, द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। उन्हें 1992 में पद्मश्री और 2013 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख पवित्र उपवन जो पेपर में आते हैं, अक्सर करके पूछ लेता है। उपवन का नाम देगा और पूछेगा ये कहां पर है, बस इतना ही पूछेगा। ठीक है, देखो पहला है पवित्र उपवन, ये कहां मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा। सरना नाम का पवित्र उपवन कहां मिलेगा, बिहार में, जूम कर देता हूं। गुम्पा वन मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। देवराय और पन्ना मिलेगा गोवा में। सरना जो है ये बिहार के साथ साथ झारखंड में भी मिलेगा। देवराय देवगुड़ी पवित्र उपवन ये कहाँ मिलेंगे, महाराष्ट्र में। गमखाप और मोहाक जो पवित्र उपवन है ये कहाँ मिलेंगे, मणिपुर में। देवरा नाम का पवित्र उपवन कहाँ मिलेगा, कर्नाटका में। जोहरा और थाकुरामा ये उपवन कहाँ मिलेंगे, ओडिशा में। कोविलकाडू कहाँ मिलेगा, पुडुचेरी में। स्वामी सोला और काइलकाडू ये मिलेगा तमिलनाडु में। गरमथान और हरिथान कहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल में। औरांस, वेनिश, शामलत और देह क्रेन क्रिस ये कहाँ मिलेंगे, राजस्थान में। नाम थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं। कीला लिंगडो और लाकिंग टांग्स ये कहाँ मिलेंगे, मेघालय में। काउसारा काबू नामक उपवन कहाँ मिलेंगे, केरल में। और शिफिन नामक उपवन कहाँ मिलेंगे साथियों, हिमाचल में। ठीक है, चलिए ये भी कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है हमारा वो है वनस्पतियों से मिलने वाली औषधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में खूब सवाल यहाँ से आता है, खासकर सिनकोना से, है ना। क्लोरोक्लोरोक्विन आपने नाम सुना होगा, है ना। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। पहला है कैफीन। कैफीन कहाँ से मिलेगी, चाय और कॉफ़ी से मिलेगी। कैफीन करती क्या है बॉडी में, तो ये एक स्फूर्तिदायक एक औषधि है, यानी इसको पी के आपको फ्रेशनेस फील होती है, थोड़ा सा आपकी बॉडी ढंग से काम करने लगती है, आपके दिमाग को थोड़ा एक्टिव कर देती है, सुस्ती को दूर भगा देती है कैफीन। फिर है टेट्रासाइक्लिन, ये क्या है, ये बैक्टीरियम से मिलती है और जीवाणुनाशक है। पेनिसिलिन जो है पेनिसिलिन से मिलेगी, बेसिकली ये कवक से, और ये भी एक जीवाणुनाशक और जीवाणुरोधी है, ध्यान रखना। पेनिसिलिन सब लोग जानते होंगे। फिर है पपेन। पपेन कहाँ से मिलेगा, पपीता से मिलेगा, और ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा पाचक है ना, ये एकदम जो है पाचन क्रिया को बढ़िया कर देता है। मार्फिन जो है कहाँ से मिलेगा, ये पोस्ता से मिलेगा, और ये क्या है, एक प्रकार का दर्द निवारक है। ठीक है, पीड़ाहारी है, इसको लगाओगे तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। मॉर्फिन के इंजेक्शन भी लगते हैं जब ऑपरेशन वगैरह होता है, तो एक तरीके से बॉडी को सुन्न कर देता है। मेंथोल क्या है, बेसिकली मेंथा से मिलेगा। मेंथा मतलब जो है पुदीना समझ लो एक तरीके का। ठीक है, ये इसको कहाँ लगाते हैं, बाहरी त्वचा पर लगाने से दर्द को कम कर देता है ना। जो झंडुआ वगैरह आते हैं उनमें ये आपको यूज मिलेगा। एट्रोपिन कहाँ मिलेगा, बेलाडोना से। क्या है ये, दर्द निवारक है। कुनैन, ये तो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, सिनकोना से मिलता है, और क्या है, मलेरिया ज्वर में इसका काम होता है, मलेरिया की दवाई जो है इससे बनाई जाती है। कोकेन की बात करेंगे साथियों, तो कोकेन कहाँ से मिलता है, कोको से मिलता है, और कोकेन जो है क्या है, पीड़ाहारी है और संवेदनहारी भी है। हालांकि कुछ लोग इसका इस्तेमाल जो है ड्रग्स के तौर पे भी करते हैं। ठीक है, नशे के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं कोकेन का। फिर है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो कोरोना में बहुत चर्चा में रही भाई, अमेरिका को हमने भेजी ये दवा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये कहाँ से मिलती है, ये देखिए मलेरिया की दवा है, ध्यान रखना, और सिनकोना से मिलती है।
और है क्या, ये एक मलेरिया रोधी दवा है जिसने बहुत ज़्यादा काम दिया हमें कोरोना महामारी में। ठीक है, तो ये हुआ साथियों आज का हमारा छोटा सा वीडियो। ठीक, इसी तरीके के और भी शानदार टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लो। यहाँ आपको बीओ की टॉपिक वाइज सीरीज चलाई जा रही है जो कि बीओ और पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फॉलो करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।